today's President of the meeting, IVR Krishna Rao, my friend, colleague, and the best advocate of people, Ramchandra Rao, all my colleagues, dignitaries on dais, of the dais, हिंदी चलेगा ना? दौड़ेगा। मैं सबको देख रहा हूं, मुझे लग रहा है तेलंगाना ने घोषित कर दिया है कि कोरोना है ही नहीं। ये होगा, लेकिन एक 6 महीने और सावधानी बरतनी पड़ेगी। मास्क, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। और प्रधानमंत्री ने और भी एक कहा, अभी तो वैक्सीन आ गया। मैंने ये देखा, जिस दिन वैक्सीन आया उसी दिन लोगों ने तय किया कि मास्क पहनने की अब जरूरत नहीं, अब तो दवाई आ गई। लेकिन दवाई भी और कड़ाई भी, ये जब हम करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो महाराष्ट्र में, केरल में, महाराष्ट्र में पिछले 20 दिनों में 2000 केसेस से 8000 केसेस रोज के हो गए। केरल में 1000 केसेस के 4-5 हजार केसेस रोज आने लगे। और केवल भारत में नहीं, पूरे यूरोप में फिर से लॉकडाउन हुआ और अमेरिका में 5 लाख से ज्यादा लोग मर गए। ब्राजील में, सब जगह ये फिर से एक बार आया है। तो थोड़ी सी सावधानी हमें रखनी है। और ये मैं आपके अपने हित के लिए, देश के हित के लिए, आपके खुद के हित के लिए बता रहा हूं कि अभी गया नहीं है। अभी मैंने ये निकाला, क्योंकि 5 फीट के ऊपर ही है, सब बाहर है, दूर है, नजदीक नहीं है, तो ठीक है। लेकिन एक रामचंद्र राव, मुझे ये पता नहीं था कि चुनाव में मुख्यमंत्री, सारे मंत्री सब रोज बोल रहे हैं और आपको गाली बक रहे हैं, आपने नहीं काम किया ऐसा कह रहे, और आपके बारे में ही बोलते हैं। यही प्रमाण है कि आपको वह हरा नहीं सकते, इसी का यह सबूत है। और उनको डर लगता है कि फिर से रामचंद्र राव आएंगे तो फिर काउंसिल में अकेले बीजेपी के सदस्य होकर भी ये इन्होंने कमाल करके दिखाया। और अब तो स्थिति बदल गई है। केसीआर के फैमिली को दुबाका कभी भूलेंगे ही नहीं। ऐसा जोर से आपने मारा है कि वो तिलमिला गया। उस दिन से उनका सारा रुख बदल गया। और जो थोड़ी बची थी, वो हैदराबाद में जिस तरह से आप लड़े और जीत हासिल की, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं 6 साल प्रभारी रहा यहां, मुझे मालूम है क्या स्थिति होती थी हमारी। लेकिन इस बार हमें 48 सीट्स मिली, और केवल नसीब से, नहीं तो मेयर तो हमारे ही होना था। और उसके साथ जितने वोट टीआरएस को मिले, उतने ही वोट, बहुत थोड़े कम मिले, बाकी सारे उतने ही वोट बीजेपी को मिले। बीजेपी के डबल हो गए और बाकी लोगों के कम हो गए। ये विजय है। और इसलिए आप पर लोग टिप्पणी कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, उसका उत्तर देते मत फिरो। लोग जानते हैं आपने एक अच्छे वकील के नाते
लोगों की पैरवी की है और काउंसिल में भी आपने पूरे तेलंगाना की पैरवी की है और टीवी पर भी सारे डिबेट्स में जब जाते हैं तो एक प्रभावी रूप से बीजेपी का पक्ष रखने वाला कोई है तो वो एक जो 5-6 लोग अच्छा बोलते हैं उसमें एक रामचंद्र राव है। क्योंकि ये चुनाव अलग है, ये समझना पड़ेगा जरा हमें भी, सब कार्यकर्ताओं को कि लोगों के पास जाते। मैं इसी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से महाराष्ट्र में 2 बार विधान परिषद में चुन के आया, तो उसमें हम सब प्रचार करते थे, भाषण करते थे, ये करते थे, फिर निकलते समय कहते थे कि निश्चित वोटिंग को आना और वोट देना है। वो बोलते प्रकाश जी क्यों बार बार बता रहे हो, हम आएंगे और कमल पर ठप्पा लगाएंगे। उस समय ठप्पा लगता था, कमल का बटन दबाएंगे। अरे अब बटन दबाना कमल का नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ कमल नहीं है, यहाँ पंजा नहीं है, यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है, यहाँ केवल नाम है। आपने जो बोला 3 नंबर 1 नंबर, ऐसा 3 आंकड़ा नहीं होता है, केवल नाम होंगे और नाम के सामने जो ब्रैकेट है वहां हमें एक, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक केवल ऐसी लाइन लगानी है, बस जो एक है ये समझता है, बाकी कुछ नहीं करता। और 3000 वोट इनके खराब हुए, इनवैलिड हुए। अब जब से ईवीएम आया है, अब जनरल चुनाव में एक भी वोट इनवैलिड नहीं होता, क्योंकि कोई ना कोई बटन दबाता है, तो वो बटन दबाने पर जो वोट दिया है वो भी सामने आता है, तो सब कुछ पता है। तो एक भी वोट जनरल इलेक्शन में नहीं होता, लेकिन ग्रेजुएट इलेक्शन में, टीचर इलेक्शन में वोट अगर इनवैलिड होते हैं तो ये अच्छी चीज नहीं है। इसलिए कार्यकर्ताओं को भी ये प्रचार जनरल भाषण करने का ये नहीं है, ये घर घर जाकर बताकर उनको वोटिंग के लिए लाना, इसी में हमारी सबकी परीक्षा है। ज्यादा से ज्यादा जो रामचंद्र राव को विजयी देखना चाहते उन सबको वोटिंग के लिए लाना, यही हमारी ताकत होगी। लेकिन मुझे याद आया कि वोट किसको दे, ये कभी सवाल पूछा तो पहले अच्छा व्यक्ति ढूंढो। बाकी लोगों के लिए हम उल्टा सीधा नहीं बात करते, लेकिन रामचंद्र राव इज ऑफ कोर्स द बेस्ट कैंडिडेट अवेलेबल। लेकिन दूसरा पक्ष आता है कि भाई पार्टी कौन सी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिस पार्टी ने देश को नए ऊंचाई तक ले गए, वो पार्टी बेस्ट पार्टी है। जिन्होंने तेलंगाना का पूरा सत्ता काबिज करके केवल परिवार तक सीमित हो गई, वो पार्टी नहीं तेलंगाना को न्याय दे सकती, ये भी हमें समझना चाहिए। फर्क क्या है टीआरएस में, बीजेपी में या बाकी पार्टियों में, हम में, कांग्रेस में और हमारे में, इवन तेलुगु देशम और हमारे में फर्क क्या है? वो एक परिवार की पार्टी है, फैमिली पार्टी, एक फैमिली की पार्टी है। सारा सब कुछ फैमिली में ही चलेगा। और हमारी पार्टी में कोई फैमिली नहीं है, ये पूरी पार्टी ही एक फैमिली है, यह हमारी विशेषता है। और जब कभी लगे भाई ये भी पार्टी अच्छी है, वो भी पार्टी अच्छी है, तो किसको वोट दे, तो जैसे आपने कहा पॉलिसी को वोट देना है, प्रिंसिपल को वोट देना। और हमारा क्या प्रिंसिपल है? मोदी जी का प्रिंसिपल एक ही है, क्योंकि घर परिवार के लिए सत्ता नहीं, कंट्री फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, ये नेशन फर्स्ट वाली पार्टी है। और इसलिए इसके उम्मीदवारों को आज देश भर में, दुनिया भर में इतना बड़ा महत्व आ गया और देश भर में जीत रहे। परसों गुजरात के कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, 6 चुनाव हुए, 20 साल बीजेपी सत्ता में है,
लेकिन इस बार 600 में से 500 जगह बीजेपी जीती और 50 भी जगह नहीं मिले कांग्रेस को। 1 से 10 गुना इतना फर्क हो गया। ये आज स्थिति है। देश पसंद कर रहा है बीजेपी को। क्यों कर रहा है? क्योंकि मोदी जी का एक विजन है। मैं दोनों बताऊंगा कि गरीब को एम्पावर करना, सबको खड़ा करना, ये उन्होंने एक तय किया, और मध्यम वर्ग को भी और उद्योगों को भी बढ़ावा देना, ये उन्होंने काम किया। जैसे आपको पता है, गरीबों के लिए आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में भी पहला गरीब कल्याण योजना आई। 8 महीने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया, दाल दिया, सब 80 करोड़ लोगों को। इतना आसान नहीं था, लेकिन दे दिया। अभी कोरोना की वैक्सीन भी अभी तक 1.5 करोड़ लोगों को मुफ्त मिलेगी। अब कल से 1 मार्च से जब शुरू होगा, तो 1 मार्च से जो भी सरकारी 10,000 केंद्रों पर जाकर लेंगे, 60 से ऊपर या 45 से ऊपर जिनको कोई बीमारी है, उनके लिए पहला अभी खोला है। 2 महीने के बाद सबके लिए और खुलेगा 1 महीने के बाद। तो ये मैं बता रहा हूं कि वहां भी जो सरकारी केंद्रों पर जाएंगे उनको मुफ्त मिलेगा, जिनको प्राइवेट में जाना है, और मुफ्त माने ये नहीं दे रहे यहां बैठे, मोदी जी पैसे दे रहे, भारत सरकार पैसा दे रही है, ये हमें समझना चाहिए। गरीब को घर 2 करोड़ हो गए, 2.5 करोड़ हो गए लगभग। घर में जल, नल से जल, वो भी 2.5 करोड़ लोगों के घर में नल आ गया। टॉयलेट 10 करोड़ घरों में हो गया। गैस 8 करोड़ घरों में हो गया, और इस बजट में 1 करोड़ और करने का तय किया है। एक भी घर बिना गैस का नहीं रहेगा, ये मोदी जी ने करके दिखाया। मैं पर्यावरण मंत्री हूं तो मुझे आनंद होता है, क्योंकि मेरी लकड़ी भी बचती है, नहीं तो चूल्हे पर लोग लकड़ी जलाते। लेकिन ये भी करके दिखाया। इससे ज्यादा किसान को 6,000 रुपए उसके बैंक खाते में जाते हैं, और अभी तक 12,000 रुपए मिल गए तेलंगाना के फार्मर को भी। एक बार 4,000 रुपए मिलना है या 10 साल 6,000 रुपए देना है, और कौन सही है ये हमें पता चलेगा। 60,000 रुपए हर किसान को मिलेंगे। कांग्रेस ने एक बार कर्ज माफी की थी 70,000 करोड़, और मोदी जी अभी खाते में जमा कर रहे हैं 7 लाख करोड़। 10 साल में ये पूरा करेंगे। अच्छा, ये भी एक कमाल है, डीबीटी 40 करोड़ लोगों के खाते 40 महीनों में तैयार किए। 40 साल में जितने अकाउंट नहीं खुले, उतने 40 महीने में खुले। 40 करोड़ लोगों के अकाउंट खुले। 40 करोड़ लोगों के खाते में 13 लाख करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं के, स्कॉलरशिप के, पेंशन के, बाकी सब विषयों के पैसे वहां सीधे जाने लगे। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, क्या कहते थे? मैं 100 रुपए दिल्ली से भेजता हूं, गरीब को केवल 15 रुपए मिलते। कहते थे कि नहीं? मैं 100 रुपए भेजता हूं दिल्ली से, केवल 15 रुपए गरीब को मिलते हैं। लेकिन अब मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं तो 100 के 100 रुपए गरीब के खाते में आते हैं। यह हमने करके दिखाया। किसान के लिए तो सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर, किसान को क्रेडिट से लेकर, जल सिंचाई योजनाओं से लेकर सब कुछ किया उसके आय दुगुनी करने के लिए, और बहुत तरक्की की, उसको दाम भी बढ़ा कर दिया। तो ये गरीब को अपने पैर पर खड़ा करने का ये प्रयास है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ नहीं है। 7 साल हुए हमारी सरकार चल रही है, लगभग 70 मंत्री होते हैं,
लेकिन एक मंत्री पर एक पैसे का भी आरोप नहीं लगा, किसी ने नहीं लगाया, ये करके दिखाया। यही तो लोग चाहते थे ना, यही तो चाहते थे। यहां बहुत सारे मध्यम वर्ग के लोग भी है। याद करो, हैदराबाद में बम फूटा, अहमदाबाद में बम फूटा, मुंबई में बम फूटे, उत्तर प्रदेश में बम फूटे, पंजाब में बम फूटे, आसाम में बम फूटे। आए दिन समाचार आते थे यूपीए के जमाने में। 7 साल में नहीं आया ऐसा समाचार। ये एक बहुत बड़ी काम है और यही मध्यम वर्ग को चाहिए। एक लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, एक शांति चाहिए, तभी तरक्की होती है। और ये हमने दिया है। महंगाई की याद करो, अभी पेट्रोल डीजल के दाम अभी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण जो बगड़ा है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी कम होंगे। लेकिन कांग्रेस के 10 साल याद करो, यूपीए के जमाने में महंगाई का दर डबल डिजिट में था पूरे 10 साल के लिए। 10% से भी ज्यादा महंगाई बढ़ती थी हर साल, और अब पिछले 7 साल में 5% से आगे नहीं गई है। यह हमें समझना चाहिए। आज मुद्रा लोन अगर 20 करोड़ गरीबों को मिले हैं और ठेले वाले को भी अगर 50,000 रुपए मिल रहे हैं, 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो यही तो उसको चाहिए था, नहीं तो साहूकार के यहां जाना पड़ता था। आज देश की संरक्षण क्षमता ऐसी हो गई कि कांग्रेस के समय अक्साई चीन गया, कांग्रेस के समय तिब्बत हमारे हाथ से गया, कांग्रेस के समय चीन ने बहुत जमीन हमारी हड़प ली। लेकिन ये पहली बार है कि जब चीन को वापस जाना पड़ा, ये सबने देखा है। डिसएंगेजमेंट हो गई। हमारे सेना पर हमें नाज है। बालाकोट का स्ट्राइक का कल ही उसका एनिवर्सरी था, तो कैसे सबक सिखाया, आतंक की पाठशाला ही खत्म कर दी। मैं राजस्थान में था, मुझे चुनाव के समय एक युवा मिला, उसने कहा साहब हम मोदी को वोट देंगे। मैंने कहा क्यों? बोले साहब आज तक हमारे जवानों के पाकिस्तान सर कटवा के बॉडीज भेजता था। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने हमारे पायलट को 24 घंटे में वैसे ही वापस लाया, ये करके दिखाया। आज पाकिस्तान की दुनिया में क्या स्थिति है और भारत के क्या स्थान है? G20 में तो हम है ही, अब G7 में भी हमें बुलाया है। क्यों बुलाते? क्योंकि भारत का परचम लहरा रहा है। हमने इतने बड़े लॉकडाउन के बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गर्त में गई। हमारी भी परिणाम होना था, 8% माइनस हुआ था, लेकिन पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई और आधा % सही, लेकिन पॉजिटिव ग्रोथ हो गया है। यह भी हमने करके दिखाया है। तो ये भारत का ऐसा दबदबा दुनिया में कभी नहीं था जो आज है, और इसका कारण हमारा नेता है। मुझे एक कुली मिल गया, उसने कहा साहब हम मोदी को वोट देंगे। मैंने कहा क्यों? बोले साहब ना घर ना दार ना परिवार, केवल देश की चिंता करते हैं, 24 घंटे देश के लिए काम करता है। ऐसा ही आदमी चाहिए, इससे ही भला होगा। लोगों की ये भावनाएं हैं और इसलिए हमारे वोट बढ़ रहे हैं, हमारी सीटें बढ़ रही है। अभी कल चुनाव घोषणा हुआ है, मैं आज बता सकता हूं कि बंगाल भी हम जीत कर रहेंगे और पूरी ताकत से जीतेंगे।
यही डर है केसीआर का? दूसरा क्या डर है कि एक बार आई, दूसरी बार मिला, लेकिन अब तीसरी बार नहीं मिलेगा? यही है। क्योंकि हम देश का कल्याण कर रहे हैं। आम आदमी समझ रहा है कि भाई अपने भलाई का काम हो रहा है। उद्योगों में आज आत्मनिर्भर भारत का भी एक आपका चर्चा है। आत्मनिर्भर भारत इज नॉट एन एक्सक्लूसिविस्ट इंडिया। अकेला पड़ जाएगा और दुनिया के साथ कोई संपर्क नहीं होगा, ये भारत का आत्मनिर्भर का चिंतन नहीं है। आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया है, लेकिन दुनिया से जुड़ा हुआ है और ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा और कम आयात करेगा। ये आत्मनिर्भर भारत है। आत्मनिर्भर भारत का विजन क्या है कि आओ, सारे दुनिया को प्रधानमंत्री बुला रहे, आओ इन्वेस्ट इन इंडिया, मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड सेल विद प्राइड एज मेड इन इंडिया। ये विजन है आत्मनिर्भर भारत का। मोदी जी की सरकार आई तब मोबाइल की केवल 2 फैक्ट्री थी, 2 फैक्ट्री भारत में। आज 160 फैक्ट्री है। दुनिया का दूसरा नंबर का देश है कि जो मोबाइल सबसे ज्यादा बनाता है, और हमारे भी मोबाइल आने लगे, वो भी लोकप्रिय हो लगे। तो करेंगे सब कुछ। अब तो हमने पीएलआई स्कीम लाई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। तो आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, आईटी हार्डवेयर में, ऑटो में, सभी क्षेत्रों में ये नए 10 प्रकार के आत्मनिर्भर भारत के तहत हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देंगे। उससे विदेश से निवेश आएगा और शोध को भी बढ़ावा मिलेगा। देखो शोध क्या होता है। अपने सबके हाथ में मोबाइल फोन है। एप्पल जिनके पास है उसकी कीमत 50,000 से शुरू होती है। क्यों लोग देते पैसे? स्टीव जॉब्स जिसने वो ढूंढा, उसके साथ में 98 में 2 दिन था। तो उसने, उस समय फोन नहीं था, तो वो हैंड हेल्ड कहता था और हाथ में एक पकड़ के कुछ चीज बोल रहा है, ऐसा बता रहा था, प्रेजेंटेशन दिया कि एक फोन में कितनी दुनिया होगी। और हमने देखा फोन आया और दुनिया बदल गई। इंटरनेट आया, दुनिया बदल गई। अब किसी को अगर बताएंगे कि 25 साल पहले मोबाइल फोन नहीं था तो कोई विश्वास नहीं करेगा। हमें भी इतनी आदत हो गई है कि मोबाइल फोन के सिवा चल ही नहीं रहा है किसी का। आज लेकिन यहां मोबाइल फोन नहीं बजे, ये मुझे बहुत अच्छा है, आपको बधाई देना चाहिए। अभी तो मैं होटल में कभी कभी गया तो मुझे दिखता है कि एक फैमिली, माता पिता 2 बच्चे बैठे हैं, सब लोग नीचे ही देख रहे हैं। तो नीचे माने मोबाइल में देख रहे, और वो मोबाइल में देखते हैं, एक दूसरे को भी मैसेज ही कर रहे। अरे बातें करना, बातचीत करना, एक दूसरे का ख्याल पूछना, एक दूसरे के साथ बहुत सारी मजाक करना, वो भूल गए लोग। अब सारे मोबाइल के हो गए। जिनके भी ड्राइवर है यहां आए हुए, जाके उनको पूछो, अगर उनके 2 फेसबुक नहीं अकाउंट होंगे तो मुझे नाम बदल दो, वो है लोगों के सब। देश तरक्की पर है। और जहां बताना था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ भी दिखेगा और डिजिटल न्यूज मीडिया के तरह से कुछ भी करोगे, तो हमने परसों ही नए नियम लाए हैं कि इस देश में आओ, बिजनेस करो, मुनाफा भी कमाओ, लेकिन इस देश के संविधान के खिलाफ और लोगों में भेदभाव तैयार करना और दूसरा काम उल्टा सीधा नहीं आप कर सकते, ये भी हमने बता दिया है। ये करना पड़ेगा आपको। तो दिस इज आत्मनिर्भर भारत। और अपना देश आज कितने नए अवसर है मैं बताऊं। अभी जापान ने
भारत सरकार को एक लिस्ट दी है 27 उद्योगों की कि हमें उनके यहां देश ही बूढ़ा हो रहा है क्योंकि बच्चे पैदा नहीं होते वहां, तो वहां पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन घट रही है। तो यंग पॉपुलेशन ही नहीं है और अपने यहां वी हैव एन एडिशनल एडवांटेज ऑफ डिविडेंड ऑफ डेमोग्राफी। लोग बहुत यंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा अगर कही है तो आज भारत में है और इसलिए यंग को अगर अच्छा तरह से पढ़ाई करेंगे तो उसके स्किल अगर देंगे तो उन्होंने 27 कैटेगरी मांगी है कि हजारों चाहिए हमें लोग, और जापान में जाएंगे तो बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। ऐसी पूरी दुनिया की लिस्ट है। हम इसलिए स्किल मिनिस्ट्री शुरू की है, इसलिए हमने नए नए शिक्षा नीति लाई है जिसमें शोध भी है, अनुसंधान भी है, स्किलिंग भी है, अप्रेंटिसशिप भी है। तो ये सब जब करेंगे तब देश खड़ा होता है मजबूती से। ये भारत का सपना है, ये भारत का नेतृत्व है। और इसलिए आने वाला ये जो ग्रेजुएट चुनाव है, ये छोटा मत समझिए। यहां रामचंद्र राव है और वारंगल में पेमेंदर रेड्डी है, दो ही लड़ रहे, अभी दो ही है चुनाव। और हमें ये विश्वास देना पड़ेगा कि दोनों सीटें हम जीतेंगे, अकेले रामचंद्र राव नहीं रहेंगे। वहां काउंसिल में 2 मेंबर तुरंत बीजेपी के हो जाएंगे, ये हमें करके दिखाना है। क्योंकि ऐसी ही थोड़ी थोड़ी ताकत बढ़ती है और फिर आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में हमें पहले 10, 12, 17% तक हम पहुंचे थे वोट में। मोदी जी के समय 14 में जब चुनाव हुआ तो लोकसभा चुनाव में हमें ऐसे ही 20-22% वोट थे। लेकिन इस बार जब चुनाव हुआ तो 18 एमपी भी आए और 40% वोट बीजेपी को मिले, एकदम डबल हो गए। यही करना है सब जगह, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, बंगाल, असम, अभी ये चुनाव है। उसके बाद हर साल 5-6 राज्यों में चुनाव होते हैं। बीजेपी बढ़ता रहेगा। मैं सबको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग कहते भाई यूपीए 10 साल रही, कोई भी सरकार 10 साल रहती है। नहीं, हम ज्यादा समय रहने के लिए आए हैं, ये समझ लो। मोदी जी ये देश को वैभव तक पहुंचाएंगे, सबसे आगे खड़ा करेंगे, यह हमें समझना चाहिए। यही तो आत्मनिर्भर भारत है, इसके लिए करना है, इसके लिए चुनाव है। और आइए मित्रों, आने वाले अभी 12 दिन है, 14 दिन है, 14 दिन है। 14 दिनों में अपना अपना किला संभालना है। यानी जो 250 वोटर है अपने बूथ में या अपने वार्ड में, समझो 1000-2000 वोटर है, क्योंकि ये हर कोई वोटर नहीं है। यहाँ जिन्होंने रजिस्टर किया है, जिनका नाम सूची में आया है, वही वोट कर सकते हैं। उनको ढूंढना सबसे बड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि जनरल चुनाव में क्या है, हर घर में जाना, वोट दो, वोट दो, वोट दो, कर सकते हैं। यहां ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि वो वोटर है कि नहीं, पहले आपको लिस्ट दी होगी, रामचंद्र राव जी ने, पार्टी ने लिस्ट दी होगी। वहां घर घर जाना है, उनसे बात करना है। वो नौकरी पर जाते हैं, उनका व्यवसाय होता है, उनका वोटिंग केंद्र कहीं दूसरी जगह आता है। लोग कहते क्यों जाए, बहुत दूर आया है। अभी पुणे में हुआ था तो मेरी बहन ने लिखा कि उनका पति का उनका नाम वेस्ट में 17 किलोमीटर दूर आया और इसका 15 किलोमीटर दूर दूसरा ही केंद्र मिला। लेकिन दोनों गए, वोट दिया। यही करना है, क्योंकि इसी से ये विजय सुनिश्चित होता है, भाषणों से नहीं। ये केवल रोज पेपर में क्या आता है उससे कुछ नहीं होता। जो कार्यकर्ताओं का बल भारतीय जनता पार्टी का है, घर घर जाकर उनके साथ संवाद करके
उनका फिक्स करके कि कहां से आएंगे, कितने बजे आएंगे, कैसे जाएंगे, और फिर उस दिन ज्यादा से ज्यादा वोटर सुबह से लगा के बाहर निकालना, यही हमारी परीक्षा है। ये सबसे टफ इलेक्शन है, छोटी है लेकिन टफ है। टफ क्यों है? क्योंकि इसमें एकदम मतदाता ढूंढ के उसको निकालना है और उसको लाना है, और माहौल नहीं होता है चुनाव का। जैसे लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, तो एक माहौल बन जाता है, हर कोई चुनाव की चर्चा करता है। यहां अभी ऐसी चर्चा नहीं होती है, और इसलिए आप ये सब लोग काम करेंगे। 14 दिन के बाद यहां या और दूसरे स्थान पर भव्य रैली करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। उसके लिए भी मुझे बुलाइए, मैं जरूर आऊंगा। इतना ही कहता हूं, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं।